हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की थीम 3 जो है हिस्ट्री की, उसके फर्स्ट चैप्टर के जो ब्रिटिश एरा के बारे में है उसके 20 एमसीक्यूज यहाँ पे देखेंगे। और आप से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप साथ साथ में आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में लिखते रहो और फिर चेक करो कि आपका 20 में से कितना सही हुआ है। मैं कहूँगा कि अगर आप ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो तो अगर आपका 12 तक भी स्कोर आ रहा है तो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। 10 और 12 के बीच में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इससे ऊपर आ रहा है तो आप वैसे ही अच्छा कर रहे हो। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर भी बताना और आंसर्स भी लिखते रहना। एंड में आप मैच कर लेना कि कितने सही हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा क्विकली भी चलूंगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिटेल में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, डिटेल में आंसर दे देंगे। So what was the main reason for the संथल rebellion against British rule? संथल rebellion पे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। यूपीएससी दो, 12th के एग्जाम्स दो, या कोई और भी सीयूईटी भी दो, उसमें भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। हाई टैक्सेस, फोर्स लेबर, कंट्रोल ओवर बाय जमींदार, कल्चरल सप्रेशन। तो क्वेश्चंस तो आसान, ऑप्शंस आसान नहीं है। मैं इसमें एग्री करूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आसान नहीं है, एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं है कि व्हाट वाज द मेन रीजन। तो ऑप्शंस आप मे बी एलिमिनेट करना। क्या आप कल्चरल सप्रेशन को एलिमिनेट कर सकते हो? क्या आप फोर्स लेबर को कर सकते हो? फोर्स लेबर मतलब कोई काम करा रहा है कि भाई काम करते रहो, पैसे नहीं दे रहा है, बस खाना वाना खिला रहा है, ठीक है। क्या आप हाई टैक्सेस को कर सकते हो? ये थोड़ा सोच के एलिमिनेट करो। और फिर जो दो ऑप्शन या एक ऑप्शन बच रहा है उसमें आप थोड़ा सा देखिए। हमेशा याद रखो दोस्तों कि अगर आप एक भी एलिमिनेट कर पा रहे हो तो अटेम्प्ट ज़रूर करना, ठीक है। अगर आप किसी कम्पिटेटिव लेट से यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, 12th का दे रहे हो, तो फिर तो करोगे ही क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन आप कोई और कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो भी अगर एक एलिमिनेट भी कर पा रहे हो तो भी अटेम्प्ट करिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। रिस्क लिया करो, अपने पे ट्रस्ट करो। तो देखिए कि भाई ज़मींदार जो है हमारा लैंड लिए जा रहे हैं और ये ज़मींदार बाहर के लोग थे, बाहर, ठीक है। आंसर है सी। जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 4 आप एलिमिनेट कर पा रहे हो। संथल जोते भी थे, वो क्या नाम था आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। संथल रिबेलियन वाज प्राइमरीली अगेंस्ट कंट्रोल ओवर देयर लैंड बाय जमींदार्स एंड ब्रिटिश। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द मेजर मेजर कंसिक्वेंस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? ध्यान दीजिए, इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, शायद सारे ही हो, ठीक है। तो उसमें आंसर देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और काफ़ी आप में से कोई बोलेगा भी यार ये भी तो है, वो भी तो है। बात गलत नहीं कहोगे, लेकिन बिल्कुल जो डायरेक्ट आ रहा है ना, डायरेक्ट वो आंसर देना। इसमें पहले ही बता रहा हूँ, डायरेक्ट, ठीक है। क्या इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हुई? क्या फ्रीक्वेंट फेमाइन हुए? क्या ऑक्शन ऑफ ज़मींदारी हुई? क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई? शायद आप वन और डी को एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है। अगर ज़्यादा जो कोई सोच रहा है तो वो वन और डी को भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं सोचना होता, ठीक है। सोचना होता है बट ज़्यादा नहीं। तो बी और सी तो हो सकते हैं, क्योंकि फेमाइन भी हुए भाई, है ना। एग्रीकल्चर और ज़मींदारी भी ऑप्शन हुई। आंसर है सी, आंसर है। तो सही बात तो यही है कि डायरेक्टली जो हुआ इमीडिएटली वो ये हुआ कि पैसा दे नहीं पा रहे थे ज़मींदार, और उनकी जो ज़मींदारी थी वो किसी और को बेच दी गई। यही डायरेक्टली हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हु वर द प्राइमरी टारगेट्स ऑफ द डेक्कन रायट्स इन 1875? शायद ये आसान है अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो। कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, मनी लेंडर्स एंड ग्रेन डीलर्स हैं, या लोकल लैंडलॉर्ड्स हैं, या ज़मींदार्स हैं। वैसे तो इसमें भी कंफ्यूज कोई हो भी सकता है। एटलीस्ट ए को तो एलिमिनेट कर ही देगा, ठीक है। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा ना वो आंसर इसका ए ही मार्क करके आएगा। जब मैंने पहली बार इसका पढ़ा था ना तो मैं ए ही मार्क करके आया था, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था डेक्कन राइट्स। मैंने बोला यार डेक्कन राइट्स ब्रिटिश के टाइम पे तो ब्रिटिश के अगेंस्ट ही हुए होंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे ज़्यादा वो हीरो बनती नहीं करनी, ठीक है। तो देखते हैं बी सी डी में से कौन सा हो सकता है। बी सी डी में कोई भी हो सकता है। वैसे अगर आपने थोड़ा सा देखा है कि इंटरेस्ट काफ़ी ले रहे थे उनसे, है ना। और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता जा रहा था। फिर ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही थी कि बोल रहे थे कि अपनी महिलाओं को भी भेजो हमारे घर, ठीक है। तो वो होगे तो लोकल लैंडलॉर्ड्स भी मार्क करके आ जाओगे, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता था कि मनी लैंडर, लोकल लैंडलॉर्ड और ज़मींदार एक ही आदमी होता था। केसेस हैं ऐसे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो बी है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ऑप्शंस में ही है, ठीक है। मनी लेंडर्स एंड ग्रेट डीलर्स अब बनाए गए हैं। व्हाट वाज द मेन रोल ऑफ जोतीदार्स इन रूरल बंगाल? क्या वो लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे? क्या वो लार्ज लैंड ओनर्स, मनी लेंडर्स थे?
क्या वो ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर्स थे, क्या वो ट्रेडर्स थे? अगेन जो ज़्यादा दिमाग चलाएगा वो ये गलत मार्क कर सकता है, लेकिन इसका सिंपल सा आंसर यही है कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर। इसको चैलेंज भी करते थे, और ये बंगाल में थे, याद रखना, बंगाल में, ठीक है। वर्ड बी, ज्योतिदास जो थे वो रिच पीजेंट्स थे, और वो मनी लेते थे जमींदार। तो ज्योतिदास वर रिच पीजेंट्स हु कंसोलिडेटेड लैंड एंड लेंट मनी एंड चैलेंजिंग। हाउ डिड पहाड़ियाज, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, हाउ डिड पहाड़ियाज रिस्पॉन्ड टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल? ऑप्शन नंबर ए बाय अडॉप्टिंग सेटल्ड एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी बाय रेजिस्टिंग एंड रिट्रीटिंग इनटू द हिल्स, ऑप्शन नंबर सी बाय कोलैबोरेटिंग विद द ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर डी बाय बिकमिंग ट्रेडर्स। अगेन एलिमिनेट करना है दोस्तों आपको। ए क्या होगा? सेटल्ड एग्रीकल्चर तो आज भी अडॉप्ट करना टफ है। सी तो क्यों ही कोलैबोरेट करेंगे, राइट? बाय बिकमिंग ट्रेडर्स भी नहीं होगा। डी ही बच गया कि पहाड़ियाज जो थे वो भाग गए, हिल्स में रिट्रीट करा, उसके बाद फिशर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। व्हाट सिस्टम रिप्लेस द जमींदारी सिस्टम इन पार्ट्स ऑफ इंडिया? इन पार्ट्स ऑफ इंडिया ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर ए रैयतवारी, बी महलवारी, सी परमानेंट सेटलमेंट, डी जमींदारी अबॉलिशन एक्ट, ठीक है। जिसका ज्यादा दिमाग चल रहा है वो डी मार्क करके आ जाएगा और बी भी मार्क कर सकते हैं ना, सी भी कर सकते हैं करने को तो, ठीक है। बट इसका आंसर रैयतवारी सिस्टम है। ज़्यादातर पार्ट्स में रैयतवारी सिस्टम ने ज़मींदारी को रिप्लेस करा था। हाँ, ज़मींदारी अबॉलिशन एक्ट भी आया था एक टाइम में, लेकिन वो तो बहुत ही लेट आया था, और सब जगह वो भी नहीं आया था। रैयतवारी सेटलमेंट, क्योंकि ज़मींदारी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था तो रैयतवारी चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये दोस्तों आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर आपकी एनसीईआरटी में जो भी लिखा है वो माना गया है यहाँ पे इन वीडियोस में। तो एनसीईआरटी बेस्ड जो आपकी थीम 1 एनसीईआरटी में है। तो वैसे तो आंसर ज़्यादातर सही है दोस्तों, कोई ऐसा नहीं है कि यूपीएससी स्टूडेंट्स घबराए ना, या सीयूईटी के भी ना घबराए। वैसे सीयूईटी के भी आंसर्स एनसीईआरटी से बेस्ड ही होते हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब ये मत बोलना कि यार मैंने वो बुक पढ़ी थी उसमें तो ये दे रखा है, उसका कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में बताओ, ठीक है। जिसको भी लग रहा है आंसर गलत है, एनसीईआरटी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ट्रिगर्ड द डेक्कन रायट्स? ए हाई रेवेन्यू डिमांड्स एंड सेवियर फेमाइन, बी लैंड कन्फिस्केशन बाय ब्रिटिश, सी कल्चरल सप्रेशन, डी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स। तो अगेन ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि 1875 के जो डेक्कन राइट्स हुए थे वो उसका रीज़न क्या था, राइट? इसका रीज़न क्या था? तो मे बी आपको लग सकते हैं, बट उनमें से कोई भी नहीं है। ये आंसर है, हाई रेवेन्यू डिमांड थी और फेमाइन भी आया डेक्कन में। क्वेश्चन नंबर 8, फिफ्थ रिपोर्ट क्या है भाई? A, a document of the administration of East India Company, B, a report on economic conditions in India, C, a military strategy document, D, a report on Indian rebellion of 1857। इसका आपको पता है तो बहुत सिंपल है। इसका फिफ्थ रिपोर्ट जो थी वो डॉक्यूमेंट थी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। What crops did Santals cultivate after settling in Rajmahal Hills? A, wheat and barley, C, rice and cotton, D, maize and millet, D, tea and coffee। तो दोस्तों इसमें एक सजेशन है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो राइस ज़रूर देखना, क्योंकि राइस बड़ा शौकीन है, स्पेशली ईस्ट इंडिया में, ठीक है। लोगों को राइस बड़ा पसंद है और अभी भी खाते हैं, वो राइस रोज़ ही खाते हैं। और वो दोस्तों बेचते तो थे नहीं, खुद के लिए करते थे, राइट? कहने का मतलब ये है कि उगाओ और खाओ, उगाओ और खाओ, राइट? तो राइस आप देखिए और मारिए आंसर, राइस, ठीक है। इसमें राइस देख के ये सजेशन है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। व्हाट डिड रायट्स इन डेक्कन विलेजेस रिबेल अगेंस्ट? ए, हाई इंटरेस्ट रेट बाय मनी लेंडर्स, बी, ब्रिटिश टैक्सेशन, सी, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसेस, डी, कल्चरल सप्रेशन। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीटिव है कहूँगा, लेकिन अगर आप स्टिल नहीं दे पा रहे तो थोड़ा सा डेक्कन राइट्स को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। इसका आंसर ज़्यादा टफ नहीं है। इसका आंसर अगेन मनी लेंडर की रैयत जो थे वो बहुत नाराज थे कि मनी लेंडर जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट चढ़ा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर ऑन इंडियन एग्रीकल्चर? A, decline in agriculture productivity, B, increased cotton exports from India, C, introduction of new crops, D, rise in famine occurrences। तो अमेरिकन सिविल वॉर जो 1860 से 1865 के बीच हुई थी, उसका जो था कि ये हुआ था कि कॉटन अमेरिका का ख़त्म हो गया था, इंडिया से कॉटन काफ़ी ज़्यादा उगने लगा था और एक्सपोर्ट होने लगा था, और इसका आंसर बी है। ये इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस भी है डेक्कन राइट्स का, क्योंकि जब अमेरिका में फिर से कॉटन उगा तो इंडिया में कॉटन की डीवैल्यूएशन हो गई और कॉटन जो उगा रहे थे उनको परेशानी हुई। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि एमसीक्यूज़ हैं, बट ऐसा भी हुआ था। तो इनडायरेक्ट ये भी है डेक्कन राइट्स के होने का, बट इसका आंसर है बी कि
कॉटन एक्सपोर्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर। अगर आपको लग रहा है मैं काफ़ी तेज़ स्पीड, प्लीज़ वीडियो को 0.75 पे कर दीजिए, 0.5 पे कर दीजिए, या वीडियो को फिर से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं कि लठियाल जो था वो क्या रोल प्ले करता था ज़मींदारी सिस्टम में। ए टैक्स कलेक्टर था, बी स्ट्रॉन्गमैन एनफोर्सिंग ज़मींदारी अथॉरिटी, सी एग्रीकल्चर लेबरर था, या डी ट्रेडर था। तो लठियाल के बारे में अगर आपने सुना हो तो आप इसका बता सकते। ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। लठियाल जो था स्ट्रॉन्गमैन था, जो ज़मीन जो कहते थे वो करता था। ज़मींदार का मतलब बॉडीगार्ड समझ लो। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स टुवर्ड्स द फॉरेस्ट पीपल लाइक द पहाड़ियास। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स का एटीट्यूड क्या था टुवर्ड्स फॉरेस्ट पीपल। ए एडमिरेशन, कि बड़े खुश थे, उनका कल्चर बहुत अच्छा है। बी व्यू देम एज सेवेज एंड अनरूली, कि मतलब उनको ऐसे व्यू करते थे भाई ये तो अनपढ़ गंवार है, जाहिल है, इनको पकड़ो। सी है डिज़ायर टू इंटीग्रेट देम इनटू अर्बन लाइफ, कि भाई इनको सिटीज़ में मिलाओ। डी रिस्पेक्ट फॉर देयर इंडिपेंडेंस। तो कोई भी अच्छी चीज़ तो थी नहीं। बी है इसका आंसर, क्योंकि गंवार समझते थे और बोलते थे इनको मारो भगाओ और लैंड लूटो। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज वन वे जमींदार्स रेजिस्टेड, अगे फिर से बोल देता हूँ। व्हाट वाज वन वे जमींदार्स रेजिस्टेड द ऑक्शन ऑफ देयर लैंड्स। तो जमींदार ने कैसे रेजिस्ट करा ऑक्शनिंग ऑफ देयर लैंड्स। ए बाय फिलिंग द रीजन, बी बाय यूजिंग एजेंट्स टू बाय बैक द लैंड, सी बाय पेइंग ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, डी बाय कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी। तो दोस्तों ए और डी इजीली आप एलिमिनेट कर पाओगे, ज़्यादा अगर सोच नहीं रहे हो तो बी सी में फंस सकते हो। और दोस्तों ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इतना आसान नहीं था पे करना, लेकिन फिर से लैंड आप बाय कर सकते थे बाय यूजिंग एजेंट्स से बाय कर लेते थे, अपने एजेंट्स को भेज देते थे। ऑक्शनिंग जब भी हो रही होती थी तो पता चलता था ए का लैंड बिक रहा है, ए ने जो है बी को भेजा है और बी ने लैंड फिर से खरीद लिया तो फिर से ए के पास आ गया। तो ऐसे चलता था। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड कॉलोनियल गवर्नमेंट व्यू फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल। ये ऑलमोस्ट रिपीट ही मैं बोलूँगा। ए एज एसेंशियल टू द इकोनॉमी, बी एज वाइल्ड एंड नीडिंग टू बी कंट्रोल्ड, सी एन इम्पॉर्टेंट कल्चरल साइट्स, डी एज पोटेंशियल टूरिस्ट अट्रैक्शंस। ये आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर आसान है बी, कि वाइल्ड है, डंडा मार के कंट्रोल करना पड़ेगा, ये इसका एटीट्यूड था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द की फीचर ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम। ए परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट था, बी डायरेक्ट सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू विद द रैयत, सी लैंड ओनरशिप बाय द जमींदार, डी कलेक्टिव फार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर जगह पे आता ही है। आप बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे तो आपको एक जगह मिल ही जाएगा। इसका आंसर बहुत ही आसान बी है। ठीक है, कि डेफिनेशन ही है कि मैं रैयत या जो लोग हैं उनसे डायरेक्टली रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट लेड टू इंक्रीज रेवेन्यू डिमांड्स इन बॉम्बे डेक्कन इन द 1820s एंड 1830s। ध्यान दो वर्ड 1820s एंड 1830s। इस टाइम में अमेरिकन सिविल वॉर ऑप्शन दे नहीं रखा, अगर दे रखा हो तो कुछ लोग वो मार्क करके आ जाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं नहीं, तो ईयर्स देखना ज़रूरी है। इस टाइम में सिविल वॉर नहीं हुई थी वहाँ। तो इंक्रीज रेवेन्यू डिमांड इन बॉम्बे डेक्कन क्यों हुई भाई। ए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बी फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस, सी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, डी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स। आसान क्वेश्चन नहीं है, ट्रिकी है, गलत हो रहा है तो कुछ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगेन एलिमिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स करे थे उसकी वजह से रेवेन्यू डिमांड बढ़ गई करिए। और इसका आंसर है इंक्रीज रेवेन्यू डिमांड्स इन द बॉम्बे डेक्कन वर ड्यू टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द कॉमन प्रैक्टिस बाय मनी लेंडर्स दैट लेड टू पेजेंट इंडेटनेस। आसान क्वेश्चन है। ए हाई इंटरेस्ट रेट्स, बी सीजिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विदाउट क्रेडिटिंग अकाउंट्स, सी ऑफरिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स, डी प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर टूल्स। तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, और ए और बी में से एक सोच के बताओ मुझे। उसमें भी आसान है, वैसे एलिमिनेट आसान है। हाई इंटरेस्ट रेट जो था मनी लेंडर्स की वो पॉलिसी थी जिसकी वजह से पीजेंट गरीब होते। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी वाई वर मैनी संथाल फोर्स टू रिबेल बाय द 1850s। ए हेवी टैक्सेशन एंड लैंड कंट्रोल बाय जमींदार, बी फोर्स कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, सी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टैक्सेस, डी मिलिट्री, डी ब्रिटिश मिलिट्री प्रेजेंस। आसान है ये क्वेश्चन, भी ज़्यादा टफ नहीं है। एटलीस्ट ये तो फोर्स कन्वर्जन, हाँ ठीक है, कुछ कुछ हो रही थी लेकिन वो कन्वर्ट इजीली हो भी नहीं रहे थे। ठीक है, सी और डी को भी आप वो रिबेल कर। इसका आंसर है ए, क्योंकि हैवी टैक्सेशन था, उनका लैंड कंट्रोल कर ले रहे थे जमींदार, इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट इशू विद द ऑफिशियल सोर्सेज यूज्ड टू राइट द हिस्ट्री ऑफ पीजेंट्स। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट इशू विद द ऑफिशियल सोर्सेज यूज्ड टू राइट द हिस्ट्री ऑफ पीजेंट्स। तो इशू क्या था विद ऑफिशियल सोर्सेज जो हिस्ट्री लिख रहे थे पीजेंट्स की, ये बताइए। ए, वैसे तो ये मेंस का क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं।
अब तो ऐसे ही होने लगा है, प्रीलिम्स में भी आने लगे हैं ऐसे क्वेश्चंस। ए, दे वर ऑफन बायस्ड एंड रिफ्लेक्टेड ऑफिशियल कंसर्न्स। बी, दे वर कॉम्प्रिहेंसिव एंड अनबायस्ड। सी, दे वर प्राइमरीली ओरल अकाउंट्स। डी, दे फोकस्ड ऑन अर्बन रादर देन रूरल। तो ध्यान दो कि ऑफिशियल सोर्सेज जो थे, जिन्होंने पीजेंट्स के बारे में लिखा, जिन्होंने पीजेंट की हिस्ट्री के बारे में लिखा, उनमें कमियां क्या थी, उनमें सबसे बड़ा इशू क्या था। तो देखिए, इसको एलिमिनेट करिए, ये तो है नहीं, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव अनबायस्ड तो बिल्कुल भी नहीं था, ऑफिशियल अकाउंट कैसे होगा। ओरल भी नहीं था, वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते थे। अर्बन नहीं, रूरल ही था। ये ठीक आंसर ए है कि वो काफ़ी ज़्यादा बायस थे। जो 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 कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनके कंसर्न ज़्यादा बताते थे कि भाई ये सही से पैसा नहीं देते हैं, ये सही से खेती नहीं करते हैं, ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, ऐसी ऐसी बातें थी। और अपनी तरफ से ही उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हुई थी, अपने पर्सपेक्टिव से ही। ठीक है, किसानों का पर्सपेक्टिव बताया ही नहीं कि हमारे सर पे कोई नया मालिक आ गया है, हमारी ज़मीन छीन ली गई है, हम में से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, हमें खाना नहीं मिलता है, हमारी क्रॉप चेंज कराते हैं ना। तो वो सारे कंसर्न्स लिखे ही नहीं थे इन ऑफिशियल अकाउंट्स में, इसलिए इसका आंसर नंबर ए है। तो बताइए आपके 20 में से कितने सही हुए हैं, और ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्वालिटी कैसे लगी इन क्वेश्चंस की। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वो भी आपको बना के क्विकली दे दूंगा। और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।